ओके चलिए मैम। नाउ बेटा द टर्म रिफ्रैक्शन इट इज रियली इम्पोर्टेंट। अभी तक हमने किया था रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन। अब देखो बेटा, जो रिफ्रैक्शन है, अब सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन। देखिए बेटा, रिफ्रैक्शन जो है इट इज एक्चुअली बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जो है वो बेंड कर जाती है whenever it goes from one medium to another obliquely, ठीक है। मतलब ये लाइट जो है, लाइट रे जो है, जब वो पास कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये बेंड कर जाती है, ठीक है। दैट बेंडिंग प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे ये देखिए, ये एक मैंने आपके लिए फिगर बनाई है, इस फिगर में आई हैव क्लियरली मेड दिस थिंग। देखिए, एक रे ऑफ लाइट आई, ये एक ग्लास है, ग्लास का पीस है, और यहाँ पे एयर है, नेचुरल है, ठीक है। अब एक इंसिडेंट रे आई, वो उस यहाँ पे ग्लास स्लैब के इस पॉइंट पे उसने स्ट्राइक किया, ऑब्वियसली इट विल गो इनसाइड। अब देखो, अगर लाइट जो है, अगर वो बेंडिंग ना हो तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, राइट, सीधी। लेकिन ये क्या हो गई है, ये थोड़ी सी बेंड हो गई, राइट, इट इज बेंडिंग। ये देखो, ये इसका पाथवे जो है वो चेंज हो गया। दिस इज एक्चुअली योर रिफ्रैक्शन, ओके। इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर बेटा? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ बेटा, ये हमें पता है, इट इज द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, ओके। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान में रखना, जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन की बात में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर था, है ना। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे हमारा जो एंगल आर है दैट इज नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास दो तरह के एंगल्स बन रहे हैं, एक है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, whereas एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा है दैट इज बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ओके बेटा। अब रिफ्रैक्शन के केस में ये कभी नहीं होता, बहुत रेयर होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता। क्लियर है ये बात? ठीक है यस मैम। यस। अब देखो बेटा, अब क्या है कि रिफ्रैक्शन हो रही है, ओके, हम मान गए। लाइट रे है वो बेंड कर रही है, वो भी हम मान गए। बट ये फिनोमेना क्यों हो रहा है? why this phenomena is being taken place? ये हो ही क्यों रहा है? why the light ray is is forced to change the pathway? वो pathway क्यों change कर रही है? देखो बेटा, कॉज क्या होता है। अब देखो, हमें ये मालूम है कि जो लाइट रे है वो क्या होता है, इट इज लाइक वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और आपको ये भी बात पता है कि जो एक लाइट रे होगी वो नेचुरली एक स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, ठीक है। अब हमें, अगर आपको नाइन्थ का थोड़ा सा याद हो, तो हम क्या करते थे, हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, ठीक हो गया। हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाई की थी। उसमें हमने क्या किया था कि वी हैड डेल्ट विद थ्री काइंड ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। हमने तीन तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। अब उस केस में जो गैशियस स्टेट था, ठीक है, जो गैशियस स्टेट था, उस केस में जो उसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स थे वो काफी दूर दूर थे, ठीक हो गया। अब यही आपके लिक्विड के केस में थोड़े से पास पास थे, राइट। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। ऐसा ही था ना कि इंटरमोलिकुलर जो स्पेस थी वो सॉलिड के केस में सबसे कम थी। इज दैट क्लियर बेटा? सो अब आप देखो कि जब एक लाइट रे आएगी तो क्या होगा, जब वो गैसियस स्टेट से जा रही है तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के रिफ्रैक्ट कर जाएगी, क्योंकि रास्ते में उसके कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन कमिंग इन बिटवीन, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। बट यही अगर रे गैसियस से लिक्विड में जा रही है तो नेचुरली इसको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड इट हैज टू चेंज इट्स पाथवे, इसको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। इसी तरह से अगर ये लिक्विड से सॉलिड में जाती है तो उस केस में तो इसको बहुत ही ज्यादा अपना रास्ता जो है वो बदलना पड़ेगा। सो इस वे में क्या है कि इसकी जो रिफ्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होगी। सो गैसियस स्टेट में बिकॉज ऑफ द लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पीड जो है वो काफी ज्यादा रहती है।
इन लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है बट गैसियस स्टेट से कम होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट से ज्यादा होती है, और सॉलिड स्टेट में तो बिल्कुल कम होती है, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो काफी कम हो जाती है। ठीक है, सो इसका रीजन क्या बना बेटा? रीजन है आपका देयर इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो रही है जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो। क्लियर होगी बात? तो जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट में दो मीडिया के बीच में, उतनी ज्यादा आपकी रिफ्रैक्शन होगी। जैसे अगर सपोज गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा रही है लाइट, तो क्या होगा? डिफरेंसेस वेरी ग्रेट। जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा मेरी जो रिफ्रैक्शन है वो उतनी अच्छे से होगी। क्लियर हुआ बात बेटा? यस, कंसेप्ट समझ। इसमें क्या मैंने बताया आपको बेटा कि अगर दो मीडियम हम ले रहे हैं, उसके बीच में अगर आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट की जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आए, तो इसका ये मतलब है कि उसमें रिफ्रैक्शन भी ज्यादा आएगी। मतलब क्या है, जो लाइट है वो बेंड भी ज्यादा करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई। अब देखो आप, जो लाइट वेव्स हैं, जैसे मैंने अभी हमने बात की थी कि जो लाइट वेव्स होती है ना, वो गैसियस स्टेट में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, एयर में ज्यादा तेज चलती हैं, और ग्लास में वो बिल्कुल धीरे हो जाती है। अब एयर में जो स्पीड होती है दैट इज, वो तो हमें मालूम है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से जो लाइट रे है वो जाती है। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर? यस मैम। ओके, अच्छा जी। फिर आता है बेटा, अब इसको कराने से पहले I would like to show you some images. Yes. Now as you can see, अब आप इस इमेज को देख पा रहे हो बेटा? ये देखो। यस अब इस इमेज में देखो, ये जो आपका ब्लू कलर से है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके बेटा, अब ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज एन इंसिडेंट रे। ये आपकी है इंसिडेंट रे। ये किसके बीच में बन रही है? नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक हो गया? क्लियर है बेटा? अब ये जो एयर से लाइट रे आई, ये एंटर कर गई ग्लास में। ठीक है बेटा, अब ये ग्लास में एंटर कर गई। अब ग्लास में एंटर करने से क्या हुआ, इसकी स्पीड पे फर्क पड़ा, क्योंकि एयर में जो लाइट रे है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है बिकॉज ऑफ द लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। लेकिन जब वो एक सॉलिड स्टेट में एंटर कर रही है तो देयर इज अ ग्रेटर डिफरेंस। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। ठीक है, अब ये देखो, आपको इसमें एक चीज दिखाती हूँ। अगर ये लाइट रे, अगर सपोज ये सेम मीडियम होता तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे। पर क्या ये ऐसे गई है? नहीं। ओरिजिनल क्या है आपकी, जहां से निकल रही है, वो ये चीज है। दिस इज योर इमर्जेंट रे। ठीक है, ये जो है आपकी सेंटर में जो आपको विद इन ग्लास स्लैब दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे, एंड द रे विच इज विजिबल आउटसाइड द ग्लास स्लैब दैट इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। और ये जो बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। आई होप दिस इज क्लियर। यस यस बेटा, ओके। सो ये क्लियर हो गया बेटे आपको? ठीक है, यस मैम। ठीक है जी। तो अभी हम आते हैं अपने नोट्स पे वापस। यस, अब बेटा आपके पास दो टर्म्स हैं बेटे, ये दो टर्म्स समझनी बहुत जरूरी है। ये टर्म्स क्या हैं बेटा? ये टर्म्स हैं आपकी, वन इज योर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और दूसरी टर्म है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक बेटा, अब देखो बच्चे, अब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब क्या है कि वो मीडियम, ठीक है, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, समझ आई? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। रेयरर का मतलब होता है थोड़ा सा खुला खुला, रेयर है ना, रेयर चीज। तो ये ऐसा मीडियम है जिसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट एकदम बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब उस मीडियम में जो पार्टिकल्स होंगे ना काफी क्लोज होते हैं, सो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिड्यूस हो जाती है। यस, तो एक वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी लेस। क्लियर? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम मतलब जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ठीक है, एंड इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। अब ये टॉपिक हमने किया है तो नेचुरल सी बात है वी नीड टू लुक ऑन कि इसमें हमें क्या चीज समझनी है।
अब अगर सपोज एक लाइट रे इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, जब वो रेयरर से डेंसर में जा रही है, मतलब जहां पे स्पीड ज्यादा थी उस मीडियम से जहां पे स्पीड कम है उस मीडियम में जा रही है, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ओके, बट when the ray of light is going from denser to rarer, मतलब जहां पे स्पीड उसकी कम थी उस मीडियम से जहां पे स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी उस मीडियम में जा रही है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम इसको एक बारी इमेज के फॉर्म में भी देखते हैं सो दैट हमें ये क्लियर हो जाए, अच्छी तरह हमारे दिमाग में पिक्चर जो है वो बैठ जाए। देखो बेटा, अब हमने बात की कि भाई जो हमारा ये एयर है इट इज लेस डेंस। ठीक है, ये लेस डेंस है, मतलब क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। यहाँ पे स्पीड कैसी होगी बेटा लाइट की? कम। कम या ज्यादा? ज्यादा। कम। लेस डेंस है बेटा, रेयरर, रेयरर में द स्पीड इज मोर। ओके ओके, यस मैम। हाँ, और जो ग्लास है बेटा वो डेंसर है, डेंसर मतलब स्पीड कम होगी। अब देखो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ओके, इट इज गोइंग, इट इज स्ट्राइकिंग, नाउ इट इज एंटरिंग द ग्लास स्लैब। अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। जब ये रेयरर से डेंसर में एंटर करती है, आप ये देखो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। हैव यू सीन दिस थिंग? अदरवाइज इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट इट इज नॉट गोइंग लाइक दिस, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है आपका? नॉर्मल है ये रे, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। whereas when I am talking of जब ये ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये देखो ये नॉर्मल रे है एंड इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस, क्लियर बेटा? तो आप ये देखो, जब मेरी लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, ठीक है, जब मेरी लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, तब एक कंडीशन आ रही है क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वेयरएज जब मेरी लाइट रे इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर होगी ये बात? यस, ओके, आई होप इट्स क्लियर विद यू। ठीक है, ये ऑप्टिकली रेयरर ऑप्टिकली डेंसर जो है काफी कंफ्यूज करता है, लेकिन इसको अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अब एक टर्म है बेटा द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। अब ये क्या चीज है? मैम हर थोड़ी देर में न्यू टर्म ले आते हैं, राइट? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये एक वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ओके, एंड द इमर्जेंट रे दैट इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब। इसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, मतलब इंसिडेंट रे जो ओरिजिनली इंसिडेंट रे होनी चाहिए थी वो, और इमर्जेंट रे, उसके बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रेजेंट है, दैट विल बी टर्म्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे। क्लियर बेटा? यस, मैम एक बार बताना। हाँ दोबारा बता देती हूँ बेटा। इसमें मैंने बताया आपको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आपने डिस्टेंस किसके बीच में देखना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सीन बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे विच इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब। उसे हमने क्या नाम दिया? हमने उसे नाम दे दिया लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे, कि आपकी इमर्जेंट रे कितना डिस्प्लेस हुई, ओरिजिनली उसको कहाँ से आना चाहिए था और वो अब कहाँ से निकल रही है। सो उसने कितना पाथ से डेविएट किया, कितना हट गई वो उस पाथवे से, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये आपकी डिपेंड करती है, ऑब्वियस सी बात है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है कि आपकी इमर्जेंट रे कितनी दूर जाएगी ओरिजिनल इंसिडेंट रे से, वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है बेटा, पहला जो फैक्टर है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, उसके हिसाब से उसके लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है जो आपका ग्लास स्लैब है वो कितना थिक है,
जितना ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि हमारा जो मीडियम है उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर बन जाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतनी ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर बेटा? एंड आपका ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपने ये फीचर याद रखना है कि मेरा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे है दैट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, नंबर 2 थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब एंड नंबर 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। इन सब से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके जी। नाउ कम्स द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है? Angle of emergence is the angle which the emergent ray makes with the normal. जो emergent ray normal के साथ angle बनाती है that will be accounted as your emergent angle या angle of emergence. Okay? ओके मैम। ओके जी। देखो अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कहाँ पे है हमारा इमर्जेंट एंगल। ये देखो, अब इमर्जेंट एंगल कैसे पता लगेगा बच्चे? ये रहा आपका इमर्जेंट एंगल। अब जो आपकी रेज हैं, अब रेज कौन सी आ रही है बच्चे? दिस इज योर नॉर्मल, ओके, एंड ये आपकी है इमर्जेंट रे। सो द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल रे दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके बेटा, क्लियर है? यस मैम। ओके, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस में कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? नो मैम। ओके चलो ठीक है। सो अब एक चीज है, अगर आपकी जो लाइट रे है, अगर लाइट रे आपकी परपेंडिकुलर जा रही है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे जा रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, तब उस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होती। क्लियर बेटा? जब हमारी देयर इज नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी जब हमारी लाइट रे जो है वो परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ वी विल डू द लॉज। अब हम लॉज करते हैं इसके। पहला जो लॉ है दैट इज क्वाइट इजी और उसको लर्न करना भी इजी है। तो अब हम पहले फर्स्ट लॉ देख लेते हैं क्या है। द इंसिडेंट रे, ओके बेटा, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे at the point of incidence they all lie in the same plane. ओके बेटा, तो जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है या फिर हमारी साथ में नॉर्मल, तीनों जो रेज हैं वो आपकी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं, नॉट इन द डिफरेंट प्लेन। वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे at point of incidence all lie in the same plane. Is that clear beta? Yes. यस मैम। So should we move on to the second law? यस These are मैम। laws of refraction. Okay बेटा? अब second law जो है वो इसका काफी important है। Second law जो है it is also known as Snell's law. अब ये Snell's law है ना, ये मतलब it is really important. I'm telling you, it can come in MCQ form, it can come in fill-up form, it can come in assertion or reasoning form, it can come in 1 mark question, 2 mark question. It is very important. It has that capability कि ये अपने आप को किसी भी फॉर्म में ढाल लेता है। ठीक है, अब क्या है ये स्नेल्स लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब हमने क्या कहा कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन वैल्यू लेते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू लेते हैं और उनका हम निकाल लें रेशो, वो रेशो एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दिस इज योर स्नेल्स लॉ। एक बार मैं दोबारा से बोल रही हूँ बेटा, हमने स्नेल्स लॉ में क्या बात कही कि वी हैव टेकन साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आर। ठीक है, साइन वैल्यूज होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये वो वाला साइन है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, उसके बाद हमने इनका कैलकुलेट किया रेशो। ओके जी, अब हमने इनका कैलकुलेट कर लिया रेशो, लेकिन जब आपने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेना है तो ये बात ध्यान रखना कि वो एक ही पेयर ऑफ मीडिया होना चाहिए। क्लियर बेटा? यस। तो वो जो रेशियो आप कैलकुलेट करोगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। दिस इज योर स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस, आई होप दिस इज क्लियर। यस? नो मैम। नो मैम? व्हाई? बताओ क्या नहीं आया समझ में?
मैम एक बार दोबारा समझा ये दो। देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस, इसका मतलब क्या है कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन वैल्यू ले ली और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू ले ली एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए। ठीक है, मतलब आपने ले लिया एयर टू ग्लास ले लिया, सपोज करो साइन एंगल जो था वो 60 है और रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो 30 है। ठीक है, तो इनकी आपने साइन वैल्यूज ले ली, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, एयर और ग्लास अगर आप ले लेते हो तो ये कांस्टेंट रेशियो रहेगा। क्लियर बेटा? यस अब ठीक है, क्लियर हो गया? यस चलो मैम। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये वर्ड आया था ना हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अब इसको देखते हैं ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्चुअली ये एक वैल्यू है आपके एक कांस्टेंट की sin i upon sin r for a light of ray which is passing from air to a particular medium। हम एयर से जब किसी भी मीडियम में लाइट रे को पास करवा रहे हैं तो उसकी ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है एंड दिस वैल्यू इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हम इसको डिनोट करते हैं n के साथ। अब क्योंकि ये रेशियो है तो नेचुरली इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इट डजंट हैव एनी यूनिट। इंपॉर्टेंट चीज कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करती। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सिर्फ ये है कि ये हमें ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर मीडियम है ना ये कितना लाइट बेंड कर सकता है, सिर्फ इसने ये बताना है हमें। इट वुड गिव एन आइडिया अबाउट द इंडिकेशन या अबाउट द केपेबिलिटी ऑफ लाइट बेंडिंग क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, कि वो एक मीडियम है वो कितनी लाइट बेंड कर सकता है। क्या वो नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड करेगा या नॉर्मल से अवे लाइट बेंड करेगा, और करेगा भी तो कितनी बेंड करेगा। सो दैट इज ऑल इंडिकेटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा? नेक्स्ट अब है जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर आप ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसका क्या मतलब है? इसके इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि जब लाइट रेज एयर से ग्लास में जाएंगी या फिर एयर टू वाटर में जाएंगे, तो दोनों केस में जब लाइट रेज एयर से ग्लास में जा रही हैं तब वो ज्यादा बेंड करेंगी। क्यों बेंड करेंगी? क्योंकि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफी ज्यादा होने की वजह से वो बेंडिंग ज्यादा दिखाता है, जबकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है इसीलिए उसकी बेंडिंग जो है वो कम होती है। क्लियर बेटा? यस मैम। अब बेटा हम इसको, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरह से डिनोट करना है तो हम इसको रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट भी ले सकते हैं। दो मीडियम में स्पीड क्या है लाइट की, तो हम उस हिसाब से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो उस केस में आ जाएगा 1n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब इसमें v1 क्या है बेटा? v1 जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, मीडियम 1 है, कोई भी मीडियम 1 है, सपोज एयर ले लेते हैं, ग्लास लेते हैं, कुछ भी आप लोगे, मीडियम 1 जो आपने चुना वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दैट इज v2। ओके, अब n1n2 इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन कैसे करना है हमने कि इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, हमने इसमें मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, कि मीडियम 2 का जो बेंडिंग कैपेसिटी है वो मीडियम 1 के हिसाब से कितनी है। क्लियर? हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं मीडियम 1 और मीडियम 2 का, और किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? मीडियम 2 का। किसके साथ कर रहे हैं? मीडियम 1 का। तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है बेटा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और किसके साथ कर रहे हैं? वो है न्यूमरेटर। क्लियर बेटा? यस यस मैम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम। यस, चलो अब नेक्स्ट है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या चीज है? Now it is the value of n जब light is going from one medium to another medium। जो वो one medium है वो वैक्यूम और एयर के अलावा कोई होना चाहिए। आपने एयर या वैक्यूम नहीं लेना, उसके अलावा आप कोई भी मीडियम ले लो। ठीक है, सो इट इज द वैल्यू ऑफ n, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पर कब? जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और वो मीडियम जो है वो एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए।
ओके क्लियर बेटा जी? उसके अलावा कोई भी ले लो आप, ठीक है? बताना। हाँ जी। नेक्स्ट है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। इसमें हम वैक्यूम और एयर को देखते हैं। इसमें हमने क्या निकालना है? हाँ जी, n की वैल्यू आप निकाल रहे हो जब लाइट वैक्यूम से किसी और मीडियम में जा रही है। किस मीडियम में जा रही है वो जो मर्जी ले लो, लेकिन इसमें आपने कंपैरिजन हमेशा एयर के साथ करना, ठीक है? एयर के साथ कंपैरिजन करोगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यस, यस मैम। इसमें आपने स्पीड ऑफ लाइट तो लेनी है, लेकिन किसके साथ किसका कंपैरिजन करना है वो कुछ भी ले सकते हो। तो ये अब दो चीजों में डिपेंड करेगा। नेचुरल सी बात है, वो दो चीजें क्या हैं? पहला, नेचर ऑफ द मटेरियल, आप मीडियम का कैसा मटेरियल ले रहे हो, नेचुरल सी बात है, उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। और आप लाइट की कौन सी वेवलेंथ यूज कर रहे हो, बिकॉज वेवलेंथ से स्पीड पे फर्क पड़ता है। सो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन कर सकता है, वो उसको अफेक्ट कर सकता है। नंबर 2, आप लाइट की कौन सी वेवलेंथ ले रहे हो, ठीक है? अगर मेरे दो मीडिया ऑप्टिकली एक जैसे हैं, मतलब ना उनमें से कोई रेयरर है ना डेंसर है, तो कोई बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है? तो कोई बेंडिंग नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना, ओके? लेकिन जो सब्सटेंस जो है जिसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा है रिफ्रैक्शन शो करने की। रिफ्रैक्शन शो करने की मतलब यही है कि वो बेंड ज्यादा कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि वो उसमें स्पीड जो है वो कम हो रही है लाइट की, इसलिए उसकी बेंडिंग प्रॉपर्टी आ रही है। लेकिन जिस सब्सटेंस की कम होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें स्पीड ज्यादा होती है। क्लियर बेटा? मैं एक बार दोबारा बता। हाँ जी, जरूर बता देती हूँ बेटा। अब देखो, इसमें मैंने आपको ये कहा कि अगर किसी सब्सटेंस की ऑप्टिकली मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इट हैज गॉट अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो ऑप्टिकली डेंसर है। ऑप्टिकली डेंसर मतलब उसके अंदर जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसका क्या मतलब है? वो ऑप्टिकली रेयरर है और उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर बेटा? ठीक है? यस मैम। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अभी आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, बट अभी देयर इज लॉट टू गो इन रिफ्रैक्शन। ओके, सो ट्यून इन टू द नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो सी यू। हाँ,